नमस्कार दोस्तों। भोपाल बोल नहीं रहा, लखनऊ बोलने दे नहीं रहा। पटना और मुंबई कब की बोलती बंद करा चुका है। जयपुर क्या करेगा किसी को नहीं पता। तो क्या अहमदाबाद इतना निरीह हो गया है? गुजरात लॉबी इतनी निरीह हो गई है कि मौजूदा दौर में हुंकार भरने के लिए उस बंगाल की जरूरत पड़ रही है जिस बंगाल ने सांप्रदायिकता के खिलाफ बंग भंग आंदोलन के साथ साथ इस प्रकार की बुनियाद तैयार की थी जिस बुनियाद के सहारे इस देश में सांप्रदायिकता की ईंट से ईंट बजा दी गई। लेकिन अब वहां से सीएए की बात, बंगाल जाकर नागरिकता कानून की बात को 3 साल 4 साल के बाद याद करने की नौबत आ रही है। तो क्या यह सियासत की मजबूरी है या सियासत की रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस सवाल के आश्रय अपनी उस राजनीतिक हताशा को अवसर में बदलते हुए दिखाना चाहती है जो अवसर या हताशा उसके सामने 3 दिसंबर के बाद की परिस्थितियों में सामने आने वाली है। रायपुर में क्या होगा 3 दिसंबर को पता चलेगा। भोपाल में क्या होगा 3 दिसंबर को पता चलेगा। जयपुर में क्या होगा यह भी 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन 3 दिसंबर के हालात जब बनाए जा रहे थे, यानी इन तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान जब चरम पर था, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह कभी नीतीश कुमार को चुनौती देने बिहार जा रहे थे तो कभी किसी दूसरे गैर चुनावी राज्य में दिख रहे थे। और अब जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए मंथन कर रही है तो उस राज्य में अमित शाह की एंट्री हो रही है जिसने दीदी ओ दीदी इस पूरे माहौल को, इस पूरे मजाक को, महिला अस्मिता के ऊपर खड़े किए गए गंभीर सवाल को बंगाल ने जिस प्रकार से जवाब दिया, उस जवाब के बाद क्या सीएए, क्या एनआरसी, क्या गुजरात लॉबी और क्या बंगाली अस्मिता, इन सब को एक तरफ रखते हुए बंगाल के जनमानस ने जिस प्रकार का फैसला दिया, भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए वहां पर सियासी स्पेस दिन प्रतिदिन, हफ्ता दर हफ्ता, साल दर साल कम होता चला गया। आज परिस्थितियां यही है। क्या दार्जिलिंग की लोकसभा सीट भी 2024 में ठंडक महसूस कराने की स्थिति में है बीजेपी को, या दार्जिलिंग भी सर्दियों में गर्मियों का एहसास देता हुआ दिखाई दे रहा है? हालात गोरखालैंड के हो, हालात जंगल महल के हो, हालात कहीं ना कहीं बंगाल के उन इलाकों के हो या कलकत्ता के भद्रलोक का हो जिसको मतुआ समाज के, मतुआ माता की उस पवित्र स्थल पर चुनाव के दरमियान, कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान दौरा करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने अपने लिए अवसर में बदलने की कोशिश की थी, अपनी पार्टी के लिए अवसर में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया था। व्हील चेयर पर सवार ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को जमीन सुंघाने का काम कर दिया था, लेकिन अब जब पूरे देश में अधिकांश राज्यों में जमीन सूंघने और सुंघाने की नौबत है तो सवाल यही उठता है कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आखिर वहां क्यों मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सियासी दुकान का शटर या तो गिर चुका है या गिरने के करीब पहुंच चुका है। बात महाराष्ट्र की करें, बात बिहार की करें, बात हरियाणा की करें, बात पश्चिम बंगाल की करें, या बीजेपी का सूरज उगने से पहले ही जहां अस्त होता हुआ नजर आ रहा है यानी उड़ीसा की करें। सियासत अपने आप को एक नए सिरे से जब परिभाषित करती है, जनता के मुद्दे जब प्रमुखता से सामने आते हैं तो भूल जाइए नरेंद्र मोदी, भूल जाइए राहुल गांधी, भूल जाइए नीतीश कुमार, भूल जाइए अमित शाह और भूल जाइए योगी आदित्यनाथ या मल्लिकार्जुन खड़गे। मुद्दे प्रधान हो जाते हैं और मुद्दा प्रधान चुनाव, मुद्दा प्रधान देश जब एक बार फिर व्यक्ति पूजा के दायरे से बाहर निकलकर अच्छे दिनों की आस को लेकर, जो उम्मीद एक व्यक्ति पूजा के सहारे 10 साल पहले इस देश ने पाली थी, यदि वो आस टूटती हुई दिखाई दी तो जनता वापस मुद्दों पर आ रही है। तो इस मुद्दे के दौर में जाति जनगणना मुद्दा बन रहा है, इस मुद्दे के दौर में आरक्षण बढ़ाने की मांग मुद्दा बन रही है, इस मुद्दे के दौर में अग्निवीर भी मुद्दा बन रहा है तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी मुद्दा बन रही है, एमएसपी गारंटी की मांग भी मुद्दा बन रही है, तो महिला पहलवानों के साथ कथित व्यभिचार का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन इन सब के बीच सियासत के लिए यदि राम मंदिर को, सियासत के लिए यदि चुनावी हिंदुत्व को, सियासत के लिए यदि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर उस कॉरपोरेट हिंदुत्व को राम मंदिर का कलेवर देकर सजाने की जो कवायद है, उस कवायद में किसे उम्मीद है कि सफलता मिल ही जाएगी? स्वाभाविक है कि यह उम्मीद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है।
स्वाभाविक है कि यह उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, लेकिन क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग तरह की भारतीय जनता पार्टी जो दिखाई दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा के दायरे में रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में होते हुए भी सत्ता की भागीदारी के एहसास से खुद को काफी दूर पा रही है, उन भारतीय जनता पार्टी को आवाज देने के लिए कई सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और इकट्ठे हो रहे लोगों की इस संभावना को देखते हुए क्या बंगाल याद आ रहा है, सीएए और एनआरसी याद आ रहा है, और इन सब के बीच 5 सालों तक इस देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जारी रहेगी। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता रहेगा, यानी अगले 5 साल तक इस देश के गरीबों की किस्मत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इस बात की सार्वजनिक अभिव्यक्ति देश की सरकार और कैबिनेट करते हुए दिखाई दे रही है। 5 सालों तक इस देश की 60% आबादी, जी हाँ 60% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे बनी रहेगी। इस बात की सार्वजनिक अभिव्यक्ति यदि सरकार की गरीब कल्याण योजना करती हुई दिखाई दे, सार्वजनिक तौर पर इसके माध्यम से सरकार करती हुई दिखाई दे, तो फिर इस देश में गरीबी मिटाने का संकल्प और इस देश के अंदर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प क्या सिर्फ एक शगुफा है? आज सबने वो खबर देखी होगी कि भारत का शेयर बाजार 4 ट्रिलियन का हो गया। अब 4 ट्रिलियन का जब शेयर बाजार ही हो गया और इस देश के आम आदमी की किस्मत उस 4 ट्रिलियन से नहीं सुधरी, तो क्या 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से सुधर जाएगी? सवाल उससे भी बड़ा है। सवाल दरअसल यह है कि इस देश में झांसा देने का दौर, आशा और उम्मीदों के बीच में झांसा देने का दौर, क्या इसकी 5 सालों तक के लिए देश और इजाजत देगा? और यदि देश इजाजत देगा तो भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वो जमात क्या इस चेहरे को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी? दरअसल लखनऊ अगर बोलने की इजाजत नहीं दे रहा है और भोपाल कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसके कई सियासी मायने हैं। शिवराज सिंह चौहान 3 दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ 3 दिसंबर के बाद जाति जनगणना के मुद्दे के सहारे इस्तीफा देने को कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन सियासत में एक नई सियासी लकीर योगी आदित्यनाथ के राज्य में जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खींचते हुए नजर आए, लॉ एंड ऑर्डर और बड़े अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आए, तो उस बैठक के सहारे कई सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इतने बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि क्या गुजरात लॉबी का हिंदुत्व गोरखपुर के हिंदुत्व से टकरा रहा है? और यदि गुजरात लॉबी का हिंदुत्व गोरखपुर वाले हिंदुत्व से टकरा रहा है, तो इस टकराहट के बीच नागपुर की भूमिका कहां जाकर तय होती है? नागपुर किसके लिए कौन सी भूमिका की तलाश में खुद को पाता है? और नागपुर यदि अपने लिए कोई भूमिका की तलाश नहीं कर रहा है, तो फिर नितिन गडकरी से लेकर संजय जोशी तक, राजनाथ सिंह से लेकर बीएस येदियुरप्पा तक, देवेंद्र फडणवीस से लेकर वसुंधरा राजे तक और शिवराज सिंह चौहान से लेकर के तमाम उन भाजपा नेताओं तक, जिनमें सुशील मोदी को भी आप गिन सकते हैं, तो उसी कड़ी में अर्जुन मुंडा को भी गिन सकते हैं। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की उस पूरी जमात को आप गिन सकते हैं जो सत्ता की मजबूरियों की वजह से, व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ग्लैमराइज किए जाने की परिस्थितियों की वजह से चुप्पी साधे बैठा है। तो क्या लोकतंत्र इतनी बड़ी चुप्पी के लिए, वो भी भारतीय शासन व्यवस्था में जो 19 महीने की इमरजेंसी को झेलने के लिए तैयार नहीं था, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जुबान पर अंतहीन चुप्पी को बनाए रखने के लिए तैयार होंगे? स्वाभाविक है कि नहीं होंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि उचित समय कौन सा है? क्या वो उचित समय 3 दिसंबर को ही खड़ा हो रहा है? 3 दिसंबर को ही वो तारीख तय हो रही है जिस तारीख से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से गुजरात लॉबी के खिलाफ सवाल उठाया जाएगा। याद कीजिए वो दौर जब कांग्रेस पार्टी के अंदर क्राइसिस उठी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे शरद पवार उस क्राइसिस के दौर में अपने नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठाने वाले थे। सोनिया गांधी के उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी को दो फाड़ करने की हद तक चले गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है जो इस देश में कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यक समुदाय के भी एक छोटे से तबके को तुष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ती है और बहुत बड़े तबके को एक्सक्लूड करके अपने दायरे से बाहर रखकर चलती है।
और जब लंबे समय तक कोई सियासी करियर में अपने को समाज के एक बड़े हिस्से से, महत्वपूर्ण हिस्से से बाहर रखकर चलने की सियासत करता है, फिर वो बगावत करने के बाद सफलता की उम्मीद नहीं कर सकता। फिर वो वीपी सिंह बनने की उम्मीद नहीं कर सकता कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को चुनौती देकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाए। फिर वो शरद पवार बनने की उम्मीद नहीं कर सकता, फिर वो जगन मोहन रेड्डी बनने की उम्मीद नहीं कर सकता। वो उम्मीद कर सकता है तो बगावत के बाद कल्याण सिंह बनने की। लेकिन यह सवाल संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों के लिए खड़ा होता है। नितिन गडकरी बगावत नहीं कर सकते, संजय जोशी बगावत नहीं कर सकते, बीएस येदियुरप्पा बगावत करके एक बार देख चुके हैं। बगावत करके उन्होंने भाजपा की लुटिया डुबोई और अब ना तो उम्र उन्हें इसकी इजाजत देती है और न ही राज्य की परिस्थितियां इन्हें उसकी इजाजत देती है। लेकिन गोरखपुर योगी आदित्यनाथ, क्या वो बगावती तेवर से चुप बैठेंगे? वसुंधरा राजे, यदि जयपुर की सत्ता मिली और सत्ता वसुंधरा राजे को नहीं मिली तो वसुंधरा राजे की चुप्पी कितने दिनों तक बरकरार रहेगी? और गोरखपुर और झालावाड़ का इलाका यदि बगावत के लिए तैयार होगा, फिर शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे? और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के जो सामने जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां नीतीश कुमार ने खड़ी कर दी है, जो परिस्थितियां जाति जनगणना के मुद्दे के साथ खड़ी हो गई है, आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे के साथ खड़ी हो गई है, और उन परिस्थितियों में अपना योगदान मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र से खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, तो मत भूलिए कि बिहार और महाराष्ट्र ने जो नैरेटिव तय किया है, इस नैरेटिव की भौगोलिक सीमा सिर्फ 88 लोकसभा सीटें यानी बिहार और महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों तक ही नहीं है, बल्कि उसकी जद में उत्तर प्रदेश भी आएगा, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी आएगा। गुजरात का भी बहुत बड़ा इलाका आएगा, जहां एक दौर में हार्दिक पटेल ने आरक्षण की सियासत को वहां तक पहुंचाया था कि भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़े थे। सियासत आरक्षण की नहीं है, सियासत भागीदारी की है, भागीदारी के मुद्दे की है। और इन सब से आगे बढ़कर मौजूदा दौर में संसाधनों पर कॉरपोरेट का जो कब्जा बढ़ता जा रहा है, उस कब्जे के खिलाफ आम जनता का अलग अलग तबका, कभी वो जाति के नाम पर, कभी वो समुदाय के नाम पर, कभी वो क्षेत्र विशेष के नाम पर, तो कभी उम्र आय वर्ग के नाम पर, तो कभी आयु वर्ग के नाम पर यदि खड़ा हो रहा है, तो इन सब के बीच वो परिस्थितियां भी हैं जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का सियासी स्पेस घटता जा रहा है, उसके चुनावी हिंदुत्व का सियासी स्पेस घटता जा रहा है। और इस स्पेस को घटने से रोक कौन सकता है भला? और स्पेस घटेगा क्यों नहीं? जरा इस सवाल को हम टटोलने की कोशिश करें तो इसी समाज का हिस्सा, बल्कि हिंदुत्व के, चुनावी हिंदुत्व के दायरे से आने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा अग्निवीर से भी प्रभावित है। उसी हिंदुत्व के दायरे से आने वाला बहुत बड़ा तबका ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को न माने जाने से प्रभावित है। उसी हिंदुत्व के दायरे से आने वाला बहुत बड़ा तबका किसान आंदोलन से भी जुड़ा रहा और पहलवान आंदोलन से भी जुड़ा रहा, महिला पहलवानों के आंदोलन से भी। और उसी के बीच का वो तबका ये भी देख रहा है कि पिछले 5.5 सालों से भारतीय रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, सबसे बड़ा नियोक्ता, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। और दर दर की ठोकरें खाने को इस देश का नौजवान मजबूर है, उस दौर में मजबूर है जब आज के अखबारों पर आप नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश में आरओ, रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी का एक एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में एक पद के लिए 9,600 से ज्यादा लोग लाइन में है। 400 के करीब पदों के लिए 400 के करीब की वैकेंसी है, और उसके लिए 10,69,000 लोग फॉर्म भरकर लाइन में खड़े हैं। हिंदुस्तान में यह स्थिति कभी नहीं थी। हिंदुस्तान में बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। और इस बेरोजगारी के दौर में जरा प्राइवेट सेक्टर की हकीकत देखें तो प्राइवेट सेक्टर भी रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। सरकार बहुत हद तक रोजगार देने की स्थिति में हो सकती थी, लेकिन सरकार की रोजगार देने की मंशा नहीं है। जिनको जो थोड़े बहुत वैकेंसियां निकाली गई, उनमें आप देखेंगे कल भी एक जलसा होगा। जिन लोगों ने अपनी मेहनत के बूते नौकरियां हासिल की है, उनको नियुक्ति पत्र बांटने का खेल प्रधानमंत्री के स्तर से खेला जाएगा। फॉर्म भरने का पैसा स्टूडेंट और उनके गार्जियन ने दिया, एग्जाम में मेहनत कर, जीतोड़ मेहनत कर तैयारी करने का काम स्टूडेंट ने किया, कोचिंग की फीस उनके माता पिता ने भरी, और एग्जाम में सिलेक्शन हुआ तो क्रेडिट लेने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री
पद पर बैठे हुए लोग, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग रोजगार मेला, तमाम तरह के नए नए विभूषणों के साथ, नए नए शब्दों के साथ कि सरकार नौकरियां दे रही है। सरकार क्या इस 142 करोड़ के देश में 51,000 नौकरियों की बात करेगी? और उस दौर में नौकरियों की यही स्थिति होगी कि एक पद के लिए 9,600 से ज्यादा लोग लाइन में हो। आखिर इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? रोजगार के फ्रंट पर सरकार की नाकामियां सबके सामने है, सांप्रदायिक सौहार्द के फ्रंट पर सरकार की नाकामियां सबके सामने है, किसान के फ्रंट पर सरकार की नाकामियां सबके सामने है, महिला सुरक्षा के फ्रंट पर सरकार की नाकामियां सबके सामने है, मुसलमानों की सुरक्षा के नाम पर सरकार की नाकामियां सबके सामने है। सिखों को जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दरमियान जिस भाषा का प्रयोग किया गया, उन नाकामियों को भी और उस बड़बोलेपन को भी पूरे देश ने देखा है। लेकिन जब सत्ता के लिए बड़बोलेपन ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया बनता हुआ नजर आए, भला कौन भूल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री किसे खालिस्तानी, किसे मवाली और पता नहीं क्या क्या कहते हुए नजर आते हैं। कौन भूल सकता है जब सतपाल मलिक, जो कभी बीजेपी के नेता हुआ करते थे, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि किसानों की शहादत पर, 700 से ज्यादा किसानों की असमय मौत पर, जब इस देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग बकौल सतपाल मलिक ये कहते हुए नजर आए कि मेरे लिए मरे थे क्या? तो इन सारी परिस्थितियों में चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे अल्पसंख्यकों का कोई दूसरा तबका हो, इस दौर में सियासत के बीच में अपनी भागीदारी, और इन भागीदारी के दौर में, भागीदारी की मांग के दौर में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर जब मुखर होता हुआ नजर आता है, तो उसको दबाने के लिए सत्ता के पास एक मास्टर स्ट्रोक जैसा मोहरा होता है। और वो मोहरा क्या होता है? हिंदुत्व, चुनावी हिंदुत्व। हिंदू खतरे में है, इस तरह की बातें तमाम IT सेल से आने लगती है। लेकिन हिंदू खतरे में क्यों है? और खतरे में तब हिंदू क्यों नहीं आता जब हिंदुओं को जगाने की कोशिश सिर्फ इसलिए होती है कि उसे 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगाना है। तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं आता जब इस देश में बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी चरम पर होती है। तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं आता जब एक हिंदू घर की बेटियां जंतर मंतर पर अपने आबरू की रक्षा के लिए, एक आरोपी व्यक्ति पर FIR दर्ज कराने के लिए कई कई हफ्तों तक अनशन पर बैठी रहती है। क्या हिंदू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने पर खतरे में आ जाता है? और यदि भारतीय जनता पार्टी के से सवाल करने पर ही हिंदू खतरे में आ जाता है, तो क्या जनता के बीच ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि आखिर हिंदुत्व के इस तथाकथित ठेकेदारों से ही क्यों ना मुक्ति पा ली जाए? और मुक्ति पाने की कवायद में जब एक नया सी गुफा छेड़ा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी नहीं तो कौन की सियासत का जवाब जनता को ही तय कर लेने दीजिए। 142 करोड़ के देश में टैलेंट की कमी नहीं हुई है जो इस देश का प्रधानमंत्री पद, ऐसे 543 लोग जो इस देश की लोकसभा के लिए चुने जाए, ये देश चुन नहीं सकता। इतनी बुरी स्थिति इस देश में नहीं आई है। इस देश को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, इस देश को अपने अंदर की काबिलियत पर भरोसा है, इस देश को अपने अंदर की प्रतिभा पर भरोसा है, और इस देश को अपनी लोकतांत्रिक विरासत पर भरोसा है। और इसी विरासत के सहारे 17 लोकसभा चुनावों में इस देश ने सत्ता और सत्ता में बैठने वाले लोगों का, विपक्ष और विपक्ष में बैठने वाले लोगों का चुनाव किया है। एक बार फिर से चुनाव करने दीजिए। लेकिन उस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार की हलचल की खबरें आ रही है, और उस हलचल से यदि नागपुर भी उसमें एक पार्टी बनने की तरफ अब खुद को आगे बढ़ने की मन स्थिति में तैयार कर रहा है, तो उस मन स्थिति के लिए 3 दिसंबर की तारीख एक डेडलाइन हो सकती है। और वो डेडलाइन भारतीय मध्य वर्ग के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, और इन सब से आगे बढ़कर सियासत के सहारे नए तरह का खेल खेलने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तारीख है। इंतजार कीजिए, गुजरात लॉबी जीतेगी या गोरखपुर जीतेगा। और गुजरात लॉबी बनाम गोरखपुर की परिस्थितियां जो अंदर खाने चल रही है, उन परिस्थितियों का परिणाम क्या होगा, ये अमित शाह के बंगाल, बिहार और गैर चुनावी राज्यों के दौरे में इसका अक्स आप देख सकते हैं। नागपुर की भूमिका को भी आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।